अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए लेकर नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि ज़हीम अपना इजहार मोहब्बत अब्रिश से करता होता है, जिसके ऊपर ज़रान खानज़ादा वहां पे आ जाता है और देखकर बहुत गुस्सा करता है और बहुत मारपीट करता है ज़हीम के साथ, जिसके ऊपर अब्रिश थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि ज़हीम ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर ज़रान खानज़ादा को दोबारा से अब्रिश के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है और उसको थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि उसका हाथ अपने आप को रोक लेता है। जिसके ऊपर अब्रिश कहती है कि तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते, तुम खान लोगों की औरतों को डिजर्व ही नहीं करते, तुम खान लोग होते ही ऐसे हो। तो आगे देखते हैं क्या बनता है इस एपिसोड में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके कर सकते हैं। जरान गुस्से से डेरे पर चिल्ला आया था। अब वो गुस्से से मुंह पर हाथ फेरते चक्कर लगा रहा था। अब्रिश के लफ्ज कानों में गूंजते इसके दिमाग की फड़कती रगों को और भड़का रहे थे। वो बुरी तरह से लग रहा था। जहीन अब्रिश के हाथों को थामते इजहार मोहब्बत कर रहा था और वो इसका इजहार सुन रही थी। ये मंजर इसकी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। जरान ने जबड़े बेचते खुद के इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। वो अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते पलटा ही था कि अपने जबड़े पर पड़ने वाले जोरदार मुक्के ने एक पल के लिए इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा कर दिया था। वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि एक और मुक्का इसके मुंह पर पड़ा था। जरान खान ज्यादा ने अपने होंठ से निकले खून को अंगूठे से साफ करते असफंदियार खान को खुशमगीन निगाहों से घूर कर देखा। वो आगे ही तपा हुआ था कि इस टाइम असफंदियार खान के मुक्कों ने इसके इश्तियाल में मजीद इजाफा किया था। इससे पहले असफंदियार खान एक और मुक्का जड़ता, जरान खान ज्यादा ने इसके हाथ को अपने मजबूत हाथ में जगड़े इसके वार को रोका था। दूसरे हाथ से मुक्का बनाए असफंदियार खान के मुंह पर जड़ दिया था। जरान की जरब असफंदियार खान की जरब से काफी शदीद थी। असफंदियार खान के कदम लड़खड़ाते थे। जरान ने पहले से भी ज्यादा कुव्वत से असफंदियार खान के जबड़े पर अपने भारी हाथ के मुक्के की एक और जरब लगाई। कोई शर्म कोई लिहाज है तुम में? असफंदियार खान अपने जबड़े पर हाथ रखते गुस्से से चीखा। असफंद अपनी बकवास बंद करो। मेरा दिमाग आगे ही बहुत खराब है। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जरान असफंद को घूरते कहर बार लहजे में बोला। मेरी जान ले लेता तो अच्छा था। जो तुम लफ्जों की मार मार कर आए हो अब्रिश को, वो ना करते। असफंदियार खान ने जवाबन जरान को कड़े तेवरों से घूरा। जरान ने लब बेचते हुए असफंद की बात सुनी थी। तुम्हें ये सब किसने बताया? अब्रिश ने कुछ कहा है तुमसे? जरान खान ज्यादा के लहजे का सर्दपन बढ़ा था। वो क्यों कुछ कहेगी मुझसे? मेरा रिश्ता तुमसे है, अब्रिश से नहीं जो वो मुझसे तेरी शिकायतें करती फिरे। असफंदियार खान की आंखों को भी सर्दपन बढ़ा था। तो फिर? जरान ने आईब्रो चुकाते सर्द लहजे में पूछा। मुझे मोड़े ने ज़हीम के मुतल्लिक बताया था कि मैं वो सब सुनकर तुम्हारे पीछे आया था। मैंने दरवाजे पर वो सब सुना जो तुम अब्रिश से कह रहे थे। असफंदियार खान ने गुस्से से कहा। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था, वो मेरा और अब्रिश का मामला था। जरान ने नागवारियत से कहा। जरान, तुमने जो ये सब किया तुम्हें लगता है वो तुम्हारा और अब्रिश का मामला है? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही थी, कोई और सुन लेता तो क्या कहता? असफर ने लब भेजते कहा। मैं किसी को वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। जरान ने कहते गुस्से से रुख मोड़ा। मुझे मत वजाहत दो, जाकर इसे वजाहत दो अपने लफ्जों की जिससे तुम शदीद मोहब्बत का दावा करते हो। असफर यार खान की बात पर जरान ने रुख पलटे इसे सर्द नजरों से घूरा। दूर रहो मेरे और अब्रिश के मामले से। जरान ने इसके करीब आते अंगशत शहादत की उंगली उठाई, इससे केड़े तेवरों से घूरा। मोहब्बत का दावा भी करते हो और अपनी मोहब्बत को ठहरे में खड़ा भी करते हो। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? असफंदियार खान तंजिया मुस्कुराया। मैंने इसे कटहरे में खड़ा नहीं किया था, अपने सिलगते दिल के हाथों मजबूर होते कुछ सवालात किए थे। जरान गुस्से से बोला। इन सवालात में बेतबारी की बदबू आ रही थी। असफंद का लहजा कटेला हुआ था। बेतबारी की बू नहीं, इन सवालात में जलते शोले भी थे जो कब से मुझे जलाकर खाक सतर कर रहे हैं। वो शायद तुमने महसूस नहीं किए। जरान ने अपनी सुर्ख आंखें असफंद पर गाड़ते अपने लब बुरी तरह बेचे थे। जईम का अब्रिश के हाथ पकड़े हुए मंजर एक बार फिर से आंखों के आगे लहराया तो जरान बेबसी से दीवार पर जोरदार मुक्का मार गया था। मैं खुद से ज्यादा एतबार करता हूँ इस पर। अगर इस पर एतबार ना होता तो कभी अपनी इज्जत बनाने का ना सोचता। वो मोहब्बत ही नहीं जुनून है मेरा। आइंदा ये बात कभी ना करना मुझसे। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। जरान ने इसे सख्त लहजे में तंबिया की थी। इतबार करने वाले यूं कभी भी अपने लफ्जों से दिल छलनी नहीं करते। अब्रिश को अपना जुनून बनाने की बजाय सिर्फ इसे अपनी इज्जत समझो। असफंद एक एक लफ्ज छुपाते वहां से चला गया था। जरान खानजादा गुस्से से मुंह पर हाथ फेरते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जरान खानजादा की गाड़ी का रुख हवेली की तरफ था। जरान खानजादा व्हाइट शलवार कमीज पहने कंधों पर व्हाइट शाल ओढ़े अपने कमरे से निकलता मर्दान खाने की तरफ बढ़ा था। थोड़ी देर में इसका और अब्रिश का निकाह था।
मर्दान खाने में दाखिल होते जरान खानजादा ने गैर मामूली खामोशी महसूस की थी। समीउल्लाह खान के चेहरे पर सुर्खी की आमेजिश शामिल थी। दरीद खान और अरबद खान भी जरूरत से ज्यादा खामोश थे। अरहम खानजादा भी खामोश से लब बेचे बैठा था। इसके आते ही शेराम खानजादा मर्दान खाने से निकल गया था। जरान ने सबके चेहरों को देखते परेशानी से पहलू बदला। अपने गुस्से और इश्तियाल में इसने हवेली में दाखिल होते नोट ही नहीं किया था कि मर्दान खाने में इस वक्त सिर्फ गढ़ के अफराद ही थे। तमाम मेहमान जा चुके थे। जरा ने एक बार फिर से बेचैनी से पहलू बदला था। इसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ था। सबके तने हुए चेहरों को देखते हुए एकदम चौंका था। मर्दान खाने की बैठक में कोई भी मेहमान नहीं था। इसे एहसास हुआ था जब वो हवेली में दाखिल हुआ था। मेहमानों की गाड़ियां बाहर गेट पर नहीं थी। निकाह में चंद ही कुछ अजीजों को बुलाया गया था, मगर वो लोग अब नहीं थे। सबके सुरख तने हुए इश्तियाल ज़दा चेहरे इस बात का गमार थे कि कुछ भी ठीक नहीं है। जरान खानजादा को एक लम्हे में ही सब कुछ समझ आ गया था। वो सबको सुरख आंखों से देखता गैज़ो गजब से जनान खाने की तरफ बढ़ा। जनान खाने में रोती हुई अमीना खानम को देखकर वो ठक कर दरवाजे में ही रुका। जिल्ले एक तरफ शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बैठी थी। अबीर बहार सबके चेहरे सते हुए थे। अब्रिश कहाँ है? जरान खानजादों को अपनी ही आवाज खाई से आते महसूस हुई। अमीना खानम सोफे से उठती जरान की तरफ बढ़ी। अब्रिश कहाँ है मोड़े? अब की बार जरान चीखा था। वो हवेली से भाग गया है। अमीना खानम की बात पर वो आंधियों की जिद में आया था। पूरा वजूद जलजलों की जिद में आया था। जरान ने मुठियां बेचते हुए सबको एक नजर देखा। दूसरे लम्हे वो अमीना खानम की पुकार नजरअंदाज करते लंबे लंबे डग बढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अपने बेड की साइड टेबल से पिस्टल निकालते वो तेजी से रूम से निकलते हवेली से बाहर आया था। गेट खोलो दिलदार खान। जरान पूरी कुव्वत से दौड़ा था। दिलदार खान ने जल्दी से गेट खोला। रमजान भागते हुए जरान की तरफ आया था। जरान ने हाथ के इशारे से इसे रोका था। वो अपनी गाड़ी में बैठता हवेली से बाहर निकल आया था। वो सुरख चेहरे के साथ अपने जबड़े बेचते बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, मतलब गंदी ड्राइविंग कर रहा था। जरान ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते स्टेयरिंग पर जोर से हाथ मारा। जान से मार डालूंगा तुम्हें मैं। कैसे कर सकती हो तुम ये? वो पूरी कुव्वत से चलाया था। मेरी इज्जत का तमाशा बनाकर तुम मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। जरान ने गुस्से से लगातार स्टीयरिंग पर हाथ मारे। अब्रिश रात के अंधेरे में हवेली से निकल आई थी। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाते सड़कों पर इसे तलाश कर रहा था। वो कहीं भी नहीं दिखी थी। वो इसकी इज्जत के साथ खिलौड़ा करके कहाँ जा सकती थी? मगर इस अंधेरी रात में हवेली से भागते हुए इसे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया था। ये बात जरान को ज्यादा मुश्ताइल कर रही थी। जरान गहरे सांस लेता अब्रिश को हर जगह तलाश कर रहा था। अपनी पिस्टल का चैम्बर चढ़ाते हुए इसने पिस्टल डैशबोर्ड पर रखी। अगर वो इसे कहीं भी नजर आती तो वो यकीनन आज इसे गोली मार देता। इस वक्त इसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। वो इसके साथ कैसे ऐसा कर सकती है? वो ऐन निकाह के टाइम कैसे भाग सकती है? सोच सोचकर इसके दिमाग की शराने फटने को करीब थी। जरान खानजादा ने अपनी कमीज की जेब से फोन निकालकर नंबर डायल करते फोन कान से लगाया। रमजान, तमाम गार्ड्स को लेकर हर जगह पर इसे ढूंढो। मुझे वो हर हाल में चाहिए। वो फोन पर चीखा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अब्रिश। मेरी मोहब्बत मेरे जज्बों का तुमने इतनी बुरी तरह मजाक बनाया। वो दिल ही दिल में अब्रिश से मुखातिब था। वो पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा था। कहाँ जा सकती है वो? इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? जरान अब अब्रिश के लिए भी परेशान हुआ था। वो यहाँ से अकेले किसी सूरत नहीं निकल सकती थी। फिर वो कहाँ गई? जरान ने अस्तराबी कैफियत में गाड़ी की स्पीड और बढ़ाई। वो काफी दूर निकल आया था। जगह जगह गाड़ी रोककर इसने चेक किया था। जरा ने गुस्से से गहरी बैग ली। अब इसका रुख दरिया की तरफ था। दिल में एक उम्मीद सी जगी थी कि वो शायद दरिया के किनारे होगी। अगर वो आज यहाँ भी होती तो वो इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। इसे हवेली से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए था। वो रैश ड्राइविंग करता दरिया के किनारे पहुंचे। गाड़ी से निकलकर वो दरिया की तरफ बढ़ा। इसे वहां भी ना पाकर इसके इश्तियाल में इजाफा हुआ था। कैसे कर सकती है वो इसके साथ ऐसा? इसकी बरादरी खानदान में इसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो अपने बाल जगड़े बुरी तरह चीखा था। जरान ने गुस्से से फिर से अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट की। इसका रुख शहर की तरफ था। अगर वो इस्लामाबाद जा चुकी थी वो इसे वापस लाने का इरादा था। मुसलसल बजते फोन को इसने गुस्से से डैशबोर्ड पर दे मारा था। इसे अब इस सब पर गुस्सा आ रहा था। अब्रिश हवेली छोड़कर चली गई थी, मगर किसी ने इसे बताना भी गवारा नहीं किया था। मेहमानों को वापस भेज दिया गया था, मगर अब्रिश के पीछे कोई नहीं गया था। कैसे इसकी दुल्हन, इसके होने वाली बीवी को वो लोग इतनी आराम से जाने दे सकते हैं? इसे कुछ भी हो सकता है। इसकी इज्जत, इसकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। वो ज़ईम भी तो इस्लामाबाद में मौजूद है। ये ख्याल आते वो मजीद बेचैन हुआ। जरा ने अपने अंदर उठते इश्तियाल को, गुस्से को दबाते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। मुसलसल बजते फोन को उठाते इसने कॉल रिसीव करते कान से लगाया, मगर हेलो कहना गवारा नहीं किया था। ये पहली दफा था जो जरान खानजादा समीउल्लाह खान से इस तरह पेश आ रहा था। जरान की खामोशी महसूस करते समीउल्लाह खान गुस्से से अपने लब बेच गया। हवेली वापस आओ। समीउल्लाह खान की संजीदा आवाज स्पीकर पर गूंजी थी।
मैं अब्रिश को लिए हवेली वापस नहीं आऊंगा। जरान ने स्पॉट लहजे में जवाब देते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अब्रिश को मैंने रहीम खान के साथ इस्लामाबाद भेजा है। समीउल्लाह खान की बात पर इसकी स्टीयरिंग पर गिरफ्त छूटी थी। इसकी गाड़ी बुरी तरह डोली थी। आप ये कैसे कर सकते हैं? जरान गाड़ी संभालते गुस्से से बोला। हवेली वापस आओ, बैठकर बात करते हैं। समीउल्लाह खान के इत्मीनान पर वो सुलगा उठा। मैं अब्रिश को हर कीमत पर हवेली लेकर आऊंगा। अगर इसे जिंदा वापस ना ला सका तो अपनी और इसकी जान ले लूंगा। जरान अब की बार बोला नहीं था बल्कि गट जाता। अगर तुम अभी के अभी हवेली वापस न आए तो हम कसम खाते हैं हम खुद को गोली मार देगा। फैसला तुमको करना है कि तुम हमारे जनाजे में शरीक होना है कि हमसे बैठकर बात करना है। समीउल्लाह खान अपनी बात करते फोन बंद कर चुके थे। जरान ने फोन डैशबोर्ड पर पटकते गाड़ी का रुख हवेली की तरफ किया। वो जब हवेली पहुंचा तो बैठक में सिर्फ समीउल्लाह खान मौजूद थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने अब्रिश को कैसे जाने दिया? जरा ने बैठक में कदम रखते ही सवाल दगा था। जिंदगी में पहली मर्तबा इसकी आवाज समीउल्लाह के सामने ऊंची हुई थी। तुम हमारा बात का पहला जवाब दो। आज क्या तमाशा लगाया था तुमने? समीउल्लाह खान ने जरान को कड़े तीरों से घूरते इंतहाई दरश्तगी से पूछा। दाजी इस बात को छोड़े, मुझे मेरी बात का जवाब दें। अब्रिश मेरी इज्जत है, आपने इसे जाने कैसे दिया? वो हवेली का गेट कैसे अबूर कर सकती है? मेरी इजाजत के बगैर इसको रहीम खान के साथ क्यों भेजा? जरान ने लब बेचते पूछा। जरान एक बात याद रखना, किसी भी तूफान को रोका नहीं जा सकता। जिस तूफान ने आना है वो आकर ही रहता है। अब्रिश को हमने नहीं भेजा, वो खुद ये हवेली छोड़कर गया है। समीउल्लाह खान की बात पर जरान के तेशो इश्तियाल में इजाफा हुआ। वो कैसे जा सकती है? दिलदार खान कहाँ था? जरान की आवाज ऊंची हुई। समीउल्लाह खान ने सर्द आंखों से जरान को घूर कर देखा। जरान अपनी शाल कंधों पर झटकते सोफे पर बैठकर अपने इस्तराब पर काबू पाने लगा। समीउल्लाह खान जरान को कुछ देर देखने के बाद इसके सामने सोफे पर बैठे। बैठक में छाई गमगीन खामोशी जरान के बारी होते एहतसाब मजीद बारी कर रहे थे। वो गहरे सांस भरते अपने अंदर छुपे इस्तराब पर काबू पाने की नाकाम से ही कर रहा था। समीउल्लाह खान जरान का सुरख चेहरा देखकर गहरा सांस भरकर रह गए थे। जरान हमको अब्रिश से कहीं ज्यादा तुम प्यारा है। तुम्हारा और इस हवेली का इज्जत प्यारा है। हम जानते हैं जो कुछ आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, मगर हम ये ना करता तो हमारा राह साह इज्जत भी खत्म हो जाता। एन निकाह के वक्त मेरा निकाह कैंसिल हो गया। हवेली आए हुए मेहमानों को वापस भेज दिया। इससे मेरी इज्जत में इजाफा हुआ है क्या? क्या क्या हम मेहमानों से कि जरान खानजादा की दुल्हन इसकी मंगेतर भाग गई। जरान समीउल्लाह खान की बात काटते इस्तजाइया लहजे में बोलते अपनी मुट्ठी बेच गया था। हमने सब मेहमानों को यही कहा है कि तुमके शहर में कोई काम आ गया था, तुम वहां चला गया, इसलिए निकाह अभी नहीं हो सकता। समीउल्लाह खान ने जरान के मुश्तिल चेहरे को देखते रसनाइयत से जवाब दिया। सब क्या मेरी तरह बेवकूफ थे जो इस बात पर यकीन कर गए? जरान भड़कते होते हुए बोला। जरान हम तुम्हारा लहजा कब से बर्दाश्त कर रहा है? तमीज भूल गया है तुम अपने दाजी से बात करने का? समीउल्लाह खान इस बार दरश्त लहजे में बोला। दाजी आग लगी हुई है, मेरे सीने में आग लगी हुई है, जी कर रहा है सारी दुनिया को आग लगा दूं। मेरी मंगेतर इस हवेली से रात के अंधेरे में निकाह के वक्त चली गई। मेरे ही घर वालों ने इसे जाने दिया। अब्रिश ने मुझे धोखा नहीं दिया, आप सब ने मुझे धोखा दिया है। जरान ने सुरख आंखें समीउल्लाह खान की आंखों में गाड़ी थी। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अब्रिश इस हवेली से खुद गया है, हमने तो इसे बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचाया है। समीउल्लाह खान तहम्मुल से बोले थे। कैसे दाजी, ये कैसे मुमकिन है? वो कैसे हवेली से बाहर जा सकती है? दिलदार खान कहाँ था? आप सब कहाँ थे? जरान खानजादा ने तैशो आलम में सवाल किया। दिलदार खान थोड़ी देर के लिए किसी काम से अंदर आया था। वो इस टाइम हवेली से निकला था। इसे रास्ते में रहीम खान ने देखा था। वो पैदल ही यहाँ से चला जा रहा था। वो तनहा सड़कों पर रात के अंधेरे में दुल्हन के लिबास में जा रहा था। ये सब कुछ रहीम खान ने बताया मुझे। इसके साथ कुछ भी हो सकता था। अगर रहीम खान इसे ना देखता तो सोचो कुछ भी हो सकता था अब्रिश के साथ। मेरे ही हुक्म पर रहीम खान इस्लामाबाद छोड़ने के लिए गया। समीउल्लाह ने आहिस्तगी और रसनाइयत से सारी बात बताई। वो दुल्हन के लिबास में निकल गई। जरान खानजादा के कड़ब में इजाफा हुआ था। दिल में बड़ बड़ पर जले थे। वो दहकता तंदूर बना था। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? इसे इस्लामाबाद क्यों भेजा? जरान ने मुट्ठी भेजते काटदार लहजे में सवाल किया। जरान एक बात याद रखना, जब कोई औरत मर्द की जिंदगी से जाने का फैसला करता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। अब्रिश रात के अंधेरे में बिना किसी खौफ के यहाँ से निकल गया। वो मेरे या तुम्हारे रोकने से ना रुकता। अगर इसके साथ जबरदस्ती करते तो जो बचा कुछ है इज्जत है हमारा वो भी खाक में मिल जाता। आपको क्या लगता है ये सब इतना आसान है कि मैं इसे जाने दूंगा? इसे हर हाल में वापस लाऊंगा। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब्रिश को जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे खबर मिलती तो अपनी पिस्टल की सारी गोलियां मैं इसके सीने में उतार देता। वो मेरी इज्जत मेरे जज्बात के साथ खेल गई है, जिसकी सजा मौत है। जरान खान ज्यादा गुस्से से बोलते अपनी शाल कंधों पर झटकते वहां से चला गया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड नंबर 29।
अगर अभी तक भी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है ना यार। इतनी गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आपको चाहिए ना अपने भाई से प्यार करो। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हूर अभी अभी ही कमरे में आई थी। अब्रिश के हवेली से फरार होने के बाद वो लाउंज में ही अमीना खानम और सबके पास ही बैठी रही थी। इसे इस सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। हूर ने कमरे में आते ही ड्रेसिंग रूम का रुख किया। वो जल्दी से अपने वजूद को इस हवी मैक्सी से आजाद करना चाहती थी जो बहुत भारी थी, जो इसने पहनी हुई थी मैरून कलर की मैक्सी। इससे वो किसी खाड़ तार की तरह अपनी गिर्द लिपटी महसूस हो रही थी। आज किसी मेहमान ने इसे देखकर बुलंद आवाज में अमीना खानम को जिताया था कि ये मैक्सी गुल की बारात की है। अमीना खानम ने गड़बड़ाते हुए वजाहत दी थी कि यार हम इसके लिए नहीं लाया है। इसे मेहमान खतून के चेहरे पर इस्तजाइया मुस्कुराहट हूर को अंदर तक काट गई थी। ये मैक्सी अब इसे अपने बदन पर बुरी तरह चुभ रही थी, जैसे कफन पहना हो इसने। अजीब सी आग की लिपटे से इस मैक्सी से निकलती महसूस हो रही थी, जिसे वो झुलस रही थी। अपना बहुत हकीर मालूम हो रहा था। वो गुल की शादी के जोड़े में मलबूस थी। इससे कम मायंगी हिस्सा क्या होगा इंसान का इज्जत का। इसे अरहाम से इस फाकियत की तवक्का ना थी कि इसने इसे गुल की बारात की मैक्सी में देखकर भी कुछ नहीं कहा था। अगर वो इसे बता देता तो वो कुछ और पहन लेती। ऊन ने सिलकते होते खुद को सामने लगे बड़े से फैंसी मिरर में देखा। अपने देखते बहकते रूप से इसे नफरत हुई थी। जानती थी कुछ देर बाद इसका ये रूप किसी की हवस का निशाना बनेगा। वो कभी इसे इस रूप में देखकर नहीं छोड़ेगा। इसका अपना रूप इसके लिए तबाही था, जिसकी सजा इसे हर लम्हा हर घड़ी मिल रही थी। ड्रेसिंग रूम में खड़ी आईने में देखकर वो खुद पर एक बार फिर से इस्तजाइया हंसी। वो कुछ भी पहनती होती तो गुल की ही उतरन। सारी उम्र इसे गुल की ही उतरन को अपने बदन का हिस्सा बनाना था, फिर वो चाहे लिबास हो या किसी का स्पार्क लम्स। ऊन ने सिसकी लेते हुए अपने बहते आंसू साफ किया। अपनी बेपनाह खूबसूरती से इससे से पहले कभी नफरत नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती है। अरहम खानजादा के अल्फाज कानों में गूंजे थे। हूड अपना दो आतशा रूप आईने में देखती तलखी से नम आंखों से मुस्कुराई। वो जानती थी इसकी खूबसूरती ही इसकी दुश्मन थी। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी दरबड़ ना होती, और ये खूबसूरती ही तो आराम खानजादा की हवस का सबब बनी थी। हून ने अपना दुपट्टा बेदर्दी से खींचकर उतारते हुए जमीन पर फेंका। कलाई में पहनी चूड़ियां उतारकर इसने आईने पर दे मारी थी। अपना चोकर उतारकर इसने ड्रेसिंग मिरर के दरवाजे पर दे मारा था। बेबसी और खजालत के एहसास में वो बड़ जल पड़ी थी। हून ने बैग पर हाथ ले जाकर एक ही झटके से अपनी मैक्सी की बैग जिप खोल दी थी। वो कबर्ड की तरफ बढ़ते कोई आरामदायक ड्रेस निकाल रही थी। कबर्ड खोलते सामने गुल के कपड़े, गुल की हर चीज आई तो हून ने गुस्से से इसके तमाम कपड़े एक एक करके जमीन पर फेंक दिए थे। कुछ भी तो इसका ना था। इसे याद नहीं पड़ता था कि इसने एक लिबास पहनकर कभी दोबारा पहना हो। आज वो किसी की तुरंत बार बार पहन रही थी। हूड़ कबर्ड के साथ टेक लगाकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। मातम कदा दिल सोज चीखे जो इसका अपना ही दिल चीर रही थी। अरहम खानजादा कमरे में दाखिल होता ड्रेसिंग रूम से आती हुड की चीखें इसे मुश्तैल कर रही थी। अब्रिश की वजह से इसका अंग अंग गुस्से की हिद्दत से जल रहा था। वो इसके भाई को ऐन निकाह के वक्त धोखा देकर चली गई। ये बात अरहम खानजादा को तैशो आलम में मुब्तला कर गई थी। कितना खुश था जरान खानजादा कल तक। आज इसकी वहशत टपकती आंखें इसे आग में झुलस कर रही थी, मतलब आग में धसेल रही थी। किसी भी औरत के लिए शायद इज्जत कोई मायने नहीं रखती। मर्द अपनी इज्जत के लिए अपनी जान लौटाने से दरेग नहीं करता। वही औरत अपनी इज्जत का खुद ही तमाशा बना देती है। गुल इसकी और अपनी इज्जत का तमाशा बनाते बड़े जिरगे में चली आई। ऊन ने इस पर और खुद पर गंदे इल्जामात लगा दिए। इसने एक पल के लिए ना सोचा ये इल्जामात इसे ही दूसरे की नजरों में गिरा देंगे। जिरगे में मौजूद किसी भी मर्द की आंखों में हूर के लिए इज्जत ना थी। अगर इसकी इज्जत खराब होती तो उंगलियां हूर पर भी उठी थी। बबर के आंखों में हूर के लिए जरा इज्जत ना थी। वो देख चुका था कि यही बात अरहाम को इस दिन चुभी थी। वो सिर्फ इसकी खूबसूरती से मुतासर नहीं हुआ था, बल्कि इसे लगा था कि हूर का करैक्टर ही ठीक नहीं है। रही सही कसर वो भागकर पूरा कर रही थी। अब अब्रिश जरान को सजा देने के लिए रात के अंधेरे में हवेली से निकल गई। एक पल के लिए ना सोचा कि इसके साथ कुछ हो गया तो क्या रह जाएगा। अरहाम को औरत नाम से ही नफरत होने लगी थी। हूर की चीखें सुनता वो धाड़े से ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। अरहाम को देखते ही हूर अपनी चीखें गले में घूट गई। कबर्ड के साथ लगे लड़ते सिसकते अपने कंधों से खिसकती मैक्सी को संभाला। वो अब गहरे सांस लेते कबर्ड के साथ टेक लगाए सख्ती से आंखें मैचे हुए थी। वो इस सितमगढ़ को देखना नहीं चाहती थी जिसके दिए हुए जख्म बहुत गहरे थे। अरहाम ने ड्रेसिंग रूम को एक नजर देखकर अपनी गजब व इश्तियाल से अपनी कनपटी उंगली से मस ली। ड्रेसिंग रूम का बिगड़ा नक्शा इसे मजीद गुस्से में मुब्तला कर चुका था। इसकी चूड़ियां, ज्वेलरी, इसका दुपट्टा, इसके सैंडल जमीन पर पड़े थे।
गुल के तमाम कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। ड्रेसिंग रूम में पाँव रखने की जगह ना थी। हूड का बदन हिचकियों की जिद में बुरी तरह लड़ज रहा था। मैक्सी सीने से जकड़े, वो आंखें मैचे हुए थी। मैरून लिपस्टिक से सजे होंठ बुरी तरह कपकपा रहे थे। जोड़े में बंधे बाल जोड़े से निकलकर गर्दन और चेहरे की तरफ इतराफ में बिखरे हुए थे। कुछ लटें आंसुओं की नमी की वजह से गर्दन से चिपकी हुई थी। कंधों से ढलकी मैक्सी जो वो अपने सीने से जकड़े हुए थी, वो जमीन पर गिरने को बेताब थी। वो अब मुश्किल ही संभाले हुए थी। कंधों और गहराइयों के इतराफ पर इसकी शिद्दतों के निशान। आराम खान का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो सच में अपने आप में एक तबाही थी। इसका कम सुन हुसन हरगिज नजरअंदाज किए जाने के काबिल ना था। इसका गहराई से जायजा लेते वो पूरी तरह इसके वजूद की आईनों में गुम था। कमरे में गूंजती इसकी हल्की सी सिसकी से वो होश की दुनिया से वापस आया। अरहाम के लब्बों पर इसे देखकर अब तलक मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कैसे सब कुछ भूल सकता है। जरान के निकाह के कैंसिल होने के बाद समीउल्लाह खान के एक बहुत ही करीबी दोस्त ने इन्हें बातों ही बातों में जिताया था कि जब से गुल के साथ अरहाम ने नाइंसाफी की है, इसी वजह से ये सब हो रहा है कि बरादरी में समीउल्लाह की इज्जत खत्म हो चुकी है। ये खुदा की तरफ से अजाब है। अब गांव की सरबराही इसे छोड़ देनी चाहिए। अरहाम ये सुनकर गुस्से से लंबेज कर रह गया था। वो कोई भी तमाशा करके समीउल्लाह की इज्जत मजीद नहीं घटा सकता था, इसलिए कड़वा घूंट बढ़कर रह गया था। हूर को देखकर वो गुस्सा फिर से ओद कर रहा है। किस बात का मातम मनाया जा रहा है? तुम आज हवेली की दहलीज अबूर ना कर सकी और वो अब्रिश कर गई? आराम ने सिलकते लहजे में गिराते हुए सवाल किया। दिमाग में तपश ज्यादा लहरें उठ रही थी। इसका मातम कदा रूप देखकर इसे आग लगी थी। मेरे मातम मनाने के लिए कम है कि मेरा तन पर गुल की बारात की मैक्सी है। हूर की बात पर राम खान ज्यादा ने इसे चौंकते हुए देखा। इसे बिल्कुल अंदाजा ना था ये गुल की बारात की मैक्सी है। इसे हूर को देखकर एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया था कि ये गुल का शादी वाला जोड़ा है। आप मुझे बता सकते थे कि ये गुल की बारात का ड्रेस है। मैं कभी ये लिबास ना पहनती। हूर ने जख्मी नजरों से आराम को देखते शिकवा किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब इसका शोर आ चुकी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरहाम ने चुपते लहजे में सवाल किया। वो इससे कोई भी सवाल करने का हक ना रखती थी, ना ही वो इसे इतनी अहमियत देता था कि फिर क्यों कर रही हो तुम ये सवाल? आपको फर्क नहीं पड़ता। इस मैक्सी के साथ आपकी मोहब्बत की कितनी यादें जुड़ी होंगी। ये आपकी फर्स्ट नाइट का जोड़ा था जो आपकी मोहब्बत ने पहना था। कैसे पहनने दे सकते हैं आप मुझे ये लिबास? हूर ने बढ़ाए लहजे में कहा। आराम ने इसकी बात पर इसके करीब होते इसके गिर्द कबर्ड के अतराफ में अपने हाथ पिन किए। तुम्हें किस बात का गम है? मेरी फर्स्ट नाइट का जो गुल के साथ मनाई, या फिर गुल के मेरे मोहब्बत होने का? तुम्हें क्या बात तुम्हें तकलीफ दे रही है? अरहाम ने इसके तरफने पर इस्तजाइया लहजे में पूछा। इसकी उतरान पहनते पर बहुत तकलीफ होती है मुझे, मगर आज इसका फर्स्ट नाइट का लिबास पहनते मुझे मेरी नजरों में गिरा चुका है। आराम के करीब आने पर हूर ने मैक्सी को दोनों हाथों से सीने में से मजबूती से पकड़ते आराम की सर्द आंखों में भीगी आंखों से देखा था। अरहाम खानजादा का बुरजस्ता कैकफा गूंजा था, मतलब ऊंची आवाज में कैकफा गूंजा था। मैं सरप्राइज हूँ, तुम जैसी औरत का भी जमीर है। अरहाम के लफ्जों ने इसे चाबक मारा था। तजलील के एहसास से इसका चेहरा सुर्ख पड़ा। अरहाम इसकी आंखों में देखते तंजिया मुस्कुराते इससे दूर हुआ। ये गुल की सुहाग रात का जोड़ा था, यानी कि इसके सुहाग रात का जोड़ा। इसके सुहाग रात तुमने इससे छीन लिया। अब ये लिबास बहुत बेमायनी हो गया है मेरे लिए। तुम पहनो या फिर इस घर की मुलाजमा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम की बात पर वो नम आंखों से खुद अजीती से मुस्कुरा कर रह गई। इससे ज्यादा जिल्लत और क्या हो सकती थी? वो इसे घर के मुलाजमों के साथ मिला रहा था। वो इसे लफ्जों के चाबक मारते लहू लहान कर रहा था। ये इसकी शिद्दतें सहने से ज्यादा तकलीफ दे थी। घर की मुलाजमें बिस्तर पर आपकी जरूरत नहीं पूरा करती, वो जरूरत आप सिर्फ मुझसे पूरा करते हैं। कुछ तो मार्जिन दे देते मुझे। बीवी हूँ आपकी। हूर अरहाम की बात पर तड़पते हुए चलाई थी। क्या बात है, आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुम मेरी बीवी हो? अरहाम ने इसे बाजू से जकड़े खुद की तरफ खींचा तो वो इसके कशादा सीने से आ टकराई थी। इसकी कंधों से ढलकती मैसी में इसका चौदहवीं के चांद की तरह दहकता रूप अरहाम को नरम कर चुका था। वो इग्नोर करने के काबिल तो ना था। वो भी मजीद इसका मखलमी कंदन रूप इग्नोर ना कर सका था। आंखें खमार आलूद थी। लहजा बोझल और भारी हुआ। अरहाम की गिरफ्त पर मैक्सी ढलक कर कंधों से नीचे आई थी और अरहाम के सीने को मजबूती से जकड़े इसमें समा गई। अगर वो इससे दूर होती तो भारी मैक्सी जमीन बोस होने में देर ना लगाती। और शर्मो खौफत से अब की बार बुरी तरह सुरख हुई थी। अपने लब्बों पर बेदर्दी से जुल्म करते इसने ढलकती मैसी को दोबारा से अपने काबू में किया। इसकी बढ़ाना पुश्त पर नरमी से हाथ फेरते अरहाम ने इसे सख्ती से खुद में बेचा। इसकी सख्त गिरफ्त में वो इसके हसार में बुरी तरह मचली। इसका मचलना महसूस करके अरहाम ने इसे खुद से अलग किया। हूड को कबर्ड के साथ लगाया, इसे बखूर देखा।
वो नजरें झुकाए सुरख चेहरे के साथ खड़ी थी। वो अभी भी अपनी मैक्सी को सीने से जिकड़े हुए थी। वो अब मुश्किल ही इसके वजूद पर अटकी थी। अरहम की गहरी नजरें इसके कंधे से नीचे नजर आते तिल पर ठहर गई थी। वो जिस मुकाम पर था वो अरहम को मजीद बहका चुका था। इसके दहकते रूप ने कुछ पल के लिए अरहम खानजादा को सब कुछ भुला दिया था। वो इसकी जरूरत थी या नशा, वो नहीं जानता था, मगर इसका बहकता रूप इसे इसे मिसमराइज कर रहा था, मतलब कि अपने पास बुला रहा था। और वो मुकम्मल तौर पर बहक चुका था। कब तक खुद को बचाओगे मुझसे? ये कमजोर सी मुजाहमत मुझे नहीं रोक सकती। अराम ने इसके कपकपाते हाथों पर अपना मजबूत हाथ रखा। हूर ने सर नफी में हिलाते इसे रोका। अरहाम ने इसकी इल्तिजा नजरअंदाज करते इसके हाथ इसके मैक्सी से हटाए तो हूर ने भीगी आंखों से अरहाम से फिर से इल्तिजा की। क्या हुआ जाने मन? अब तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा कि तुम मेरी बीवी हो? अब ये इल्तिजाएं क्यों? अरहाम ने झुकते हुए इसकी धड़कनों पर अपने लब रखे। हूर इसके दहकते लम्स पर काम कर रह गई थी। अरहाम के लम्स की शिद्दत में इजाफा होते हूर ने में हिचकी ली। अरहाम ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ महसूस करते अपने दहकते लम्स की शिद्दत में इजाफा किया तो हूर की आंखों से आंसू बेमोल होते इसकी आड़ से होते इसकी गर्दन को भगोने लगे। हूर मैं मजीद इसके लम्स की ताब लाने की हिम्मत न आती। अरहाम ने इसका कंपना महसूस करके इसे सीधा किया था। मैक्सी अब तक वो जिक्रे हुई थी, मतलब के पकड़े हुए थी। आखिर कब तक? अरहाम ने मैक्सी पर एक नजर डाले इसकी आंखों में देखे सवाल किया। वो इसके सवाल पर अपनी मैक्सी मजीद मजबूत करके जिगरी हुई थी। अरहाम इसकी कोशिशों पर गहरा मुस्कुराया। इसके मरून लिपस्टिक से सजे लबों को अपनी कैद में लेते वो इसकी सांसों पर काबज हुआ। इसकी खुशबूदार सांसें वो खुद में कैद कर गया था। हूर के निचले लब पर हल्का सा जख्म देते वो पीछे हुआ था। हूर ने बहते आंसुओं से अरहाम की खमार बड़ी आंखों में देखते अपनी नजरें झुका ली थी। इसके लबों पर अंगूठा मसलते इसके सुरख लबों को देखता, जहां अब लिपस्टिक तो नहीं थी, मगर अब वो इसकी शिद्दत से सुरख थे। हूर मैं अब इतनी ताकत ना आती कि वो अपनी मैक्सी को संभाल सकती। अरहाम की बेबसी महसूस करते गहरा मुस्कुराया था। इसकी कलाइयों को कबड के साथ लगाए अरहाम ने इसे दो मायनी इशारा किया था। हूर अपना निचला लब खफत से कुचल कर रह गई थी। वो इसे इसकी बेबसी का एहसास बखूबी करवा चुका था। वो इस देव की बेरहमत कुर्बत का कहाँ मुकाबला कर सकती थी। इसने बेबाकी से इसके वजूद पर अपनी नजरें गाड़ी तो हूर का रंग शदीद सुर्ख पड़ा था। वो अपनी जीत पर फतहमंदी से मुस्कुराया। वो इसकी गर्दन पर झुके इसकी ब्यूटी बोन में अपने दांत शिद्दत से गाड़ गया। हूर के लबों से इसकी बरामद हुई थी। इसकी शिद्दत पर तड़पते हुए बहते आंसुओं ने इसके अराम की बैक पर अपने नाखून गाड़ दिए। आराम ने इसे खुद से अलग करते इसे कबट से लगाए इसके कंधे से निचले तिल पर अपने दांत गाड़े तो वो सुरख पड़ते इसे सितमगढ़ के सीने से लिपट गई, जिसकी गुर्बत के खौफ से वो अब तक लड़ज रही थी। अरहाम अपनी शर्ट उतारते हूर के गोद में उठाए ड्रेसिंग रूम में रखे सोफे की तरफ बढ़ा था। अपनी शिद्दतें इस पर लुटाए वो इसे अपने रोम नोम में समा चुका था। अरहाम सिगरेट सलगाए हूर का ही इंतजार कर रहा था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनते वो गहरा मुस्कुराया था। इसे इतनी देर क्यों लग रही थी वो समझ चुका था। गुर्बत की साटों का सरूर हासिल करने के बाद वो इसे अपने सीने के साथ लिपटाए इस पर यह बावर करवा चुका था कि इसे अपने सवालों के जवाब चाहिए कि वो मर्दान खाने में क्या कर रही थी। जाने मन, तुम बाहर आओगी या मैं अंदर आऊं? अराम ने सिगरेट लबों से लगाए ऊंची आवाज में कहा तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आना बंद हो चुकी थी। इसकी धमकी पर फौरन अमल दरामद हुआ था। अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। इसे यकीन था अब 2 मिनट में बाहर होगी। वो ही हुआ। वो इसके सिगरेट खत्म होने से पहले बाहर आ चुकी थी। सफेद सिल्क की लॉन्ग नाइट गाउन में मलबूस वो बाहर निकल आई थी। गीले बाल पुश्त पर बिखरे थे, पहले से कहीं ज्यादा निखरे हुलिये में थी। बालों से टिपकता पानी इसकी सफेद सिल्क की नाइटी को भिगो चुका था, मतलब कि नाइट ड्रेस जो रात को पहनते हैं उसको भिगो चुका था। अरहाम को एक नजर देखते अपने गुलाबी आंखों रगड़ते वो बेड की तरफ बढ़ी। इसकी आंखें आज अराम की कुर्बत की वजह से नहीं बल्कि इसके सवालों के खौफ से भीग रही थी। बेड की तरफ बढ़ते कंबल खुद पर लपेटते वो अरहाम की तरफ पुश्त लिए लेट चुकी थी। अरहाम ने इसकी पुश्त को घूर कर देखा। वो इसके सवालों के खौफ से लेट चुकी थी और ये नामुमकिन था कि इसकी बचत हो जाती। अराम ने कंबल एक झटके से इसके ऊपर से उतारकर दूर उछाला और इसे बाजू से जगड़े बैठाया। हूर सहमती हुई उठकर बैठते अराम को देखने लगी, जिसने आज अपनी कुर्बत और लफ्ज में काफी नरमी दिखाई थी, मगर अब वो इसे सर्द निगाहों से देखता इसका खून खुश कर चुका था। हूर बेबसी से इसे देखकर रह गई। मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर तुम सुकून से सो नहीं सकती। अरहाम ने इसकी गर्दन पर सिगरेट का धुआं छोड़ते कहा। कौन से सवाल? फक्र अंगद के साथ लड़खड़ाती जुबान से पूछा। अच्छी तरह जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये मासूमियत के ड्रामा बंद करो। अरहाम ने स्पॉट लहजे में कहते सिगरेट एश ट्रे में मसला था। बताया तो था आपको, आपने कहा था कि आपको मुझ पर यकीन है। हूर ने कपकपाते लब्बों से कहा। क्या बताया था? अरहाम ने इसकी भीगी जुल्फे कान के पीछे ओढ़ी सी। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, अनछुई नाजुक कली की तरह।
मम मैं हवेली से भाग नहीं रही थी। अरहाम के लम्स पर वो ना महसूस अंदाज में इससे थोड़ा दूर खिसकती तो अरहाम को इसकी हरकत नागवारी में मुब्तला कर चुकी थी। जाने मन, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो चुका होगा। अरहाम ने दो मायनी अंदाज में कहते इसे खुद के करीब किया। हूर अरहाम की बात का मतलब समझते शर्म से सुरख पड़ी। पहले नहीं भाग रही थी, अब तो ख्याल आ रहा होगा कि तुम भी हवेली से भाग जाती। तो अब्रिश के साथ राम ने इसके बालों को पीछे से अपनी गिरफ्त में लेते इसकी क्रिस्टल ग्रेडी ब्राउन आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। नन नहीं, मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा। हूर ने बिना पलके झपकाए जल्दी से कहा। गुड, आना भी नहीं चाहिए। अब्रिश रान की मंगेतर थी, तुम मेरे निकाह में हो, बीवी हो मेरी। अगर तुमने कभी ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। आराम ने सर्द अंदाज में कहते नरमी से इसका गाउन रिमूव किया था। हूर की आंखों में खौफ ले रहा था और हम इसकी आंखों में खौफ देखता मबहम सा मुस्कुराया था, मतलब आहिस्ता सा मुस्कुराया था। रखोगी कभी भी तुम इस हवेली से बाइट कदम? आराम ने इसकी स्लीवलेस शर्ट की स्ट्रीप में अपनी उंगली फंसाई। मम मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी, हूं ने आराम की आंखों में देखते हुए कहा। आराम की आंखों की बढ़ती सुर्खी से खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि तुम चाहकर भी नहीं कहीं नहीं जा सकती। आराम खान ज्यादा को धोखा देना इतना आसान नहीं है। एक मरतबा तुम्हारी मासूमियत से धोखा खा चुका हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मजीद मुझे धोखा दे सकोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अरहाम ने इसकी आंखों की गोशों पर उभरती नमी में उंगली से चुनी। इसकी कलाई को थामते बहुत नरमी से इसकी सफेद कलाई पर अपनी उंगली फेरी, जहां चूड़ियां टूटने के बायस उभरी हुई सुर्खी लकीर थी। दर्द हुआ था। अरहाम ने इसकी कलाई पर नरमी से उंगली फेरते हुए पूछा। किस दर्द का पूछ रहे हो? आपने मुझे इतने दर्द दिए हैं, इनका हिसाब मुश्किल है। बहती आंखों के साथ शिकवा के नाल लहजे में कहा। वो इससे फिर से शिकवा कर चुकी थी। शायद नासाहिस्ता तौर पर वो इसकी कुर्बत के खौफ से इसे एहसास दिला रही थी कि इसकी ज्यादतियों का। इसके हाथों की बेपाकी बढ़ते देखकर वो इससे बुरी तरह खौफजदा हो रही थी। दिल में मबहम सी उम्मीद जागी कि शायद वो इस पर रहम कर डाले, इसलिए लब्बों से शिकवा बरामद हुआ। अरहाम हूर की बात पर गहरा मुस्कुराया था। तुम्हारे दिए हुए जख्मों की भी मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। मुझसे हिसाब किताब ना ही मांगो तो अच्छा होगा मेरी जान। इसकी शिकवा करती आंखें आज फिर से आग लगा गई थी, इसलिए गहरी मुस्कुराहट में अपना सिलगता लहजा छुपाया था। मर्दान खाने में क्यों आई थी आज? आराम ने इसे अब अपने सीने में बेचते हुए पूछा। हसान नरम मगर लहजा सरता। हूर का खून रगों में मुंजमिद था, मतलब जमा हुआ था। बताया था आपको, मैं आपको बुलाने आई थी। हूर ने अरहाम के सीने के साथ लगे आहिस्तगी से कहा। क्यों? अरहाम ने एक और सवाल किया। इस बार लहजा पहले से भी ज्यादा सर्द था। आंटी ने कहा था आपको बुलाने का। हूर की आवाज पहले से भी ज्यादा धीमी हुई थी। अरहाम की समायतों ने मुश्किल से ही इसके लफ्ज सुने थे। मोड़े तुम्हें कभी भी वहां नहीं भेज सकती। अगर इन्होंने मुझे बुलाना होता तो वो मुझे फोन करती या किसी मुलाजमा को भेजती। तुम्हें कभी ना कहती कि क्योंकि हमारे मर्दान खानन में घर की औरतों को नहीं जाने दिया जाता। अरहाम ने इसे एक ही झटके से खुद से अलग किया। मम मैं सच कह रही हूँ, अरहाम हूर ने रोते हुए कहा था। अरहाम का ठंडा बर्फ लहजा इस पर इश्क कर चुका था कि वो इससे झूठ पर यकीन नहीं करेगा। बकवास बंद करो हूर, अब एक लफ्ज तुमने झूठ कहा तो जबान गद्दी से खींच लूंगा। अरहाम दाड़ा था। वो जी जान से काम कर रह गई। अरहाम मैं सच कह रही हूँ, आपने मुझ पर यकीन भी किया था, अब क्यों पूछ रहे हैं ये सब? वो इसकी दाढ़ पर लड़सते हुए बोली। रहाम ने इसका जबड़ा अपनी आईनी गिरफ्त में दबोचा, मगर गिरफ्त काफी हल्की रखी थी। इसका लड़सता बदन इसकी आंखों में ठहरा खौफ इसे मजीद इस पर सख्ती नहीं करने दे रहा था। और मेरी बात सुनो, तुमने जितने झूठ बोलने थे बोल लिए। मुझे तुम्हारे बारे में कोई सच नहीं जानना। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है तुम अब मेरी इज्जत हो, बीवी हो मेरी। अगर अब तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पर हड़फ आया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम अपनी पहचान भूल जाओगी। आराम ने इसे सर अंदाज में तंबिया की। हूर की आंखों से बरसते आंसू देखकर वो बुरी तरह मुश्तइल हुआ। इससे ज्यादा वो इसके साथ नरमी नहीं दिखा सकता था। इसे हवेली से भागकर आखिर वो कहाँ जाना चाहती थी? इसे महफूज छत के लिए इससे इतना नाटक किया था, यहाँ से भागकर कहाँ जाती आखिर? ये सवालात आराम के अंदर गुस्से की शिद्दत को बढ़ा रहे थे। अब ये रोना धोना बंद करो, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। बीवी होने का हक अदा करो। सुबह से तुम्हें आज मेरी बीवी होने का बहुत ख्याल आ रहा है। अब इस बेड पर भी अच्छी तरह बीवी होने का सबूत दो, जिस तरह गुल देती थी और बार बार देती थी। अब ये नाज़गी खत्म करो। कम उम्र हो मगर अब इतना तो समझ आ गया होगा बिस्तर पर शोर को कैसे खुश रखते हैं। अरहाम की बात पर अहूर ने बहती आंसुओं के साथ देखा था। अभी वो कुछ देर पहले अपना हक ले तो चुका था, अब फिर से ऐसे मत देखो मेरी जान। ड्रेसिंग रूम में जाकर वो पहनो जो मुझे खुश करे, मतलब कि कोई ऐसी ड्रेस पहनो जिसको देखकर वो नशे में चला जाए। ऐसी ड्रेसेस भी होती हैं, आपको पता ही होगा।
ताकि आज रात तुम कम ही मेरे अताब का निशाना बन सको। अरहम सिलकती नजर इस पर डालकर वॉशरूम में दाखिल हो गया था। हून ने गहरा सांस भरते अपने आंसू साफ करते ड्रेसिंग रूम का रुख किया। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी एपिसोड नंबर 29। अगर आप लोगों को ये दो एपिसोड्स अच्छी लगी हो, एपिसोड नंबर 28 एंड 29, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो इंटरेस्टेड है नॉवेल्स में। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आप कोई और नावल भी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में फरमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी तो रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, उसके भी साथ साथ मैं शाम टाइम अपलोड कर दिया करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम बहुत ही जल्द अगली एपिसोड में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा। और इस वीडियो पर हम एम करते हैं कि 500 सब्सक्राइबर हो जाएं यार। सारे जाकर सब्सक्राइब कर दो, अगर 500 हो भी गए हो तो फिर भी सब्सक्राइब कर दो यार, हक बनता है आप लोगों का। लव यू बाकी सबको दिल से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।